हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष कुछ इडियम्स लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आशा है आप इनको बहुत ध्यान से समझेंगे और इनका रिकॉर्ड रखेंगे और जिस प्रकार से आप करते आए हैं मनन एक बार ज़रूर कर लिया करेगा। तो चले, ये जो इडियम्स हैं इसकी लिस्ट आपके सामने आ गई है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, गिल्टी प्लेजर, out of closet, do a roaring trade, as luck would have it, keep one slate clean, blow your mind, catch some rage, and आखिर में एक मैंने जनरल नॉलेज का लगा दिया है, वो कोला सुपर डीप बोरहोल। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कानून का नियम यह है, कानून का यूनिवर्सल नियम यह है कि दोषी चाहे कितने भी बच जाए परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि दोषी चाहे कितने भी बच जाए पर निर्दोष को किसी एक को भी सजा नहीं होनी चाहिए। और यदि गलती से कानून में कोई निर्दोष व्यक्ति को सजा हो गई हो और इस प्रकार के बिना मतलब के आर्टिफिशियल जो है एविडेंस उसके सामने उसके विरुद्ध में प्रस्तुत किए गए हों और उसको अपना जीवन शिक्षों के पीछे व्यतीत करना पड़े, तो इसको हम बोलेंगे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ये होता कब है कि लॉ कोर्ट्स में इस प्रकार से मामले को जो है प्रोसिक्यूशन द्वारा रखा जाता है कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति अपराधी है और उसने अपराध किया है। हो सकता है कोई अपराधी और हो परंतु पुलिस किसी भी कारणवश अपनी शान बचाने के लिए या उस व्यक्ति को फंसाने के लिए उसका जो है सजा दिलवा देती है। तो ये एक ब्लंडर है, एक जो है ना लीगल ब्लंडर है। और दूसरा क्या है, कोर्ट से भी गलती हो सकती है। तो इस प्रकार की यदि कोई सिचुएशन पैदा हुई है जिसमें किसी निर्दोष को सजा मिली है और अल्टीमेटली बाद में पता लगा है कि ये तो निर्दोष था, अब इसका जीवन तो वापस लौटाया नहीं जा सकता, बस ये अफसोस है कि ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। अब आपको देखो, ये मैं बार बार जैसे बताता हूँ ना, मैं इसको सरल कर देता हूँ। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अब आपको ये इंग्लिश जो है ना, जो मैंने डिक्शनरीज में से उतारी है, मोस्टली मैं डिक्शनरी पहले मैंने जो चैप्टर 60 है उसमें आपको बताया था कि सारी डिक्शनरी काम में करीब मैं काम में लेता हूँ। A situation in which someone is punished by the law courts for a crime they have not committed. Many people oppose the death penalty. अब डेथ पेनल्टी क्या है, अपोज क्यों करते हैं कि साहब किसी व्यक्ति को आपने डेथ पेनल्टी दे दिया, यू हैव बीन पुट हिम डेथ। अब उसका यदि बाद में पता लगा तो उसको जीवन वापस नहीं दिया जा सकता है। इसलिए ये भी एक कारण है कि डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए। तो आपको खाली यही सीखना है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का मतलब है कि जिस प्रकार से गर्भपात हो जाता है, जैसे अपन गायनेकोलॉजी या जो है ना पेडिस्ट्रिक्स में पढ़ते हैं कि गर्भपात हो जाता है, एक जीवन आने वाला था वो जीवन नहीं आ सकता है, वो जीवन लुप्त हो गया है, बहुत बड़ा अफसोस है। तो गायनेकोलॉजी में जैसे हम पढ़ते हैं एबॉर्शन हो जाना या एब्रप्ट एबॉर्शन हो जाना, उसी प्रकार से यदि जस्टिस का एबॉर्शन हो गया हो तो हम बोलते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इससे बचना चाहिए। लॉ कोर्ट्स का, प्रोसिक्यूशन का, सबका यही एक ध्येय होना चाहिए कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो पनिश नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड जो मैं लेता हूँ वो है गिल्टी प्लेजर। अब गिल्टी प्लेजर का दो देखो, ये एक तरह से कितना शानदार कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का कि प्लेजर तो आ रहा है परंतु साथ में व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि अपराध भाव है। मैं प्लेजर तो ले रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, परंतु मेरी आत्मा अंदर से बहुत धीमी धीमी मेरे को धिक्कार रही है कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा काम समाज के दृष्टि में अनैतिक है। तो इस प्रकार का यदि मुझे आभास भी हो जाए तो वो गिल्टी प्लेजर में महसूस करूँगा। परंतु ये सार्वजनिक तौर पर मैं इसको नहीं कह सकता कि सभी गिल्टी प्लेजर कहते हैं कि कई समाजों की
धारणा ऐसी है जो दूसरे समाज से बिल्कुल भिन्न हो सकती है, तो वहाँ वो गिल्टी प्लेजर चाहे साथ फील नहीं करे। तो दूसरा इसका जो सिनोनिम हो सकता है वो है इंडल्जेंट प्लेजर। इंडल्जेंट का मतलब है कि मैं उसमें रम गया, उस प्लेजर में, वो मुझे आनंद आ रहा है, परंतु यह तो मुझे बोध है, मैं थोड़ा बहुत तो बुद्धिमान हूँ, मुझे बोध है कि वो प्लेजर मेरा गिल्टी है, मेरा अनैतिक है, समाज के विरुद्ध है, नियमों के अंतर्गत नहीं है। तो इस प्रकार का यदि आप प्लेजर फील करते हो और अंदर से आपकी आत्मा आपको दिखाती हो, खबर देती हो कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो गिल्टी प्लेजर होगा। देखो अब आपको ये इंग्लिश में समझ में आ जाएगी। एक गिल्टी प्लेजर इज एन एक्टिविटी और पीस ऑफ मीडिया दैट समवन एंजॉयज। ये पीस ऑफ मीडिया का मतलब मान लो आप टीवी देख रहे हैं और ऐसे चित्र देख रहे हैं, ऐसे फिल्म देख रहे हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, घातक है, मतलब अच्छा नहीं है, वो समाज को दूषित करने वाला है। तो यदि आप इस प्रकार का फिल्म, इस प्रकार का सीन भी देखते हो, तो भी आप यदि प्लेजर महसूस करते हो, तो आपकी आत्मा तो कहेगी कि गिल्टी है और आप बच करके ही देखना चाहोगे। तो एक गिल्टी प्लेजर इज एन एक्टिविटी और पीस ऑफ मीडिया दैट समवन एंजॉयज, एंजॉय तो करता है, बट वुड बी एम्बेरेस्ड इफ अदर पीपल फाउंड अबाउट इट। दूसरों से डरते हो कि मेरे को कोई देख नहीं ले, यदि आप इस प्रकार का डर लग रहा है तो आप गिल्टी प्लेजर है। दिस माइट बी, एक ऐसी कोई किताब गलत हो, पढ़ रही हो, मूवी हो, टीवी हो, या कोई फूड भी हो, आप उल्टा सीधा फूड खा रहे हो, आप कहते तो हो कि मैं साहब स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, और आप ऐसा जो है ना नॉन वेज खा रहे हो जो समाज बिल्कुल थू करता हो, तो आप गिल्टी प्लेजर तो कर रहे हो, अपने समाज से छुपाओगे। तो अब इसमें है कि नाउ गिल्टी प्लेजर डिपेंड्स ऑन सोशल ग्रुप। ये मैंने बता ही दिया कि हर समाज की अपनी धारणाएं होती है, तो उसमें यदि आपका फिट बैठता है तो गिल्टी प्लेजर नहीं होगा। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि आउट ऑफ क्लोजेट। आउट ऑफ क्लोजेट का मतलब है आप में इस प्रकार का जो है ना आचरण है जो आज तक आपने दुनिया से छुपा रखा है, आज तक आपने आचरण के बारे में पता नहीं लगने दिया है, और अब जो है आपने पता बता दिया है कि मेरे अंदर यह आचरण था, और अब आपने दुनिया को सार्वजनिक कर दिया हो कि इस आचरण को मैं अपनाता था और यह चाहे अनैतिक था, परंतु अब मैं आउट ऑफ क्लोजेट आ गया हूं और मैं सार्वजनिक कर रहा हूं कि यह मेरा जीवन इस प्रकार का रहा है। तो ज़्यादातर जो है ना ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये ज़्यादातर पश्चिम का मामला है, जहाँ पर कि होमोसेक्सुअलिटी का मामला होता है और वो लोग छुपाते रहते हैं, गे लोग होते हैं। परंतु ज़्यादातर मैंने इस प्रकार का जो व्यवहार है ना वो ईस्ट में नहीं देखा, वेस्ट में ही होता है, और मैं समझता हूँ कि ये मुहावरा भी उन्हीं को शूट करता है। पर जहाँ तक टीवी देखना है, अश्लील किताबें पढ़ना है या ऐसे नॉवेल्स पढ़ना है, उसके लिए तो ये आ जाएगा। तो देखिए अब आपको समझाता हूँ। व्हेन ए सब्जेक्ट कम्स आउट ऑफ द क्लोजेट इट बिकम्स वाइडली नोन और ओपनली डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे किसी को कैंसर हो गया, छुपा रखा था, है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े स्टेट्समैन को कुछ न कुछ ऐसी बीमारियां हुई थी जो दुनिया से छुपा के रखी गई, दुनिया को अंधेरे में रखा गया, और फिर जो है उनके देहांत के बाद में पता लगा कि उनको यह था। मुझे इतना ध्यान है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए कहते हैं कि उनको कैंसर था। यदि भारत का विभाजन 8-9 महीने और रुक जाता, उनका वो दुनिया से विदा हो जाते, तो हो सकता है कि भारत का विभाजन नहीं होता। परंतु इसको जो है ना इन द क्लोजेट रखा गया, इस बात को दुनिया से छुपाया गया। उनके डॉक्टर्स ने छुपाया, उन्होंने खुद ने छुपवाया, जिससे कि पता ही नहीं लगा। तो यदि वो पता लग जाता है तो हम कहते हैं कि ही दैट हैज कम आउट ऑफ द क्लोजेट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड है। देखिए ये है डू ए रोरिंग ट्रेड। रोरिंग ट्रेड, डू ए रोरिंग बिजनेस भी बोलते हैं। रोरिंग बिजनेस का मतलब सामान ठेले में रखा नहीं और तुरंत जब पब्लिक जो मुंह मांगा भाव है वो उसी भाव से ले जाती है ना। आज यदि तरह तरह के जो है ना मोबाइल आते हैं, तरह तरह के डिफरेंट जो है ना वो कैपेसिटी के, डिफरेंट कैमरा के, तो पब्लिक एडवांस में बुक करती है, तुरंत उनको उठा लेती है। तो मोबाइल जो बिजनेस है वो दे डू ए रोरिंग बिजनेस।
अब मैंने जानबूझ के आपके लिए ये लगाया एवोकेडो का। एवोकेडो ऐसा फ्रूट है जो डिस्क्रिप्शन के अनुसार आम से भी बहुत बढ़िया है, और आम से मैंने टेस्ट तो मैंने भी किया है। ये मैक्सिको का है, ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल वेस्ट है, यानी मैक्सिको है, दक्षिणी अमेरिका है, और ये पेरू है, और ये अपने वेस्ट इंडीज है, उसमें ये फ्रूट बहुत पाया जाता है। और कहते हैं कि 35% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इज ओनली इन मैक्सिको। ये फ्रूट इतना शानदार होता है, बहुत शानदार होता है। तो मैं यदि तैयारी होती ना तो मैं आप इसको दिखाता आपको, आप भी नेट पर देख सकते हैं। बहुत शानदार फ्रूट होता है, और इंडिया में तो मैंने देखा है कि सब होता तो है, पर मैंने कभी नहीं देखा। ये फ्रूट बहुत बढ़िया होता है। यदि ये मेरा दावा है कि यदि ये फ्रूट जयपुर में आ जाए 10-12 ट्रक भी, ये तुरंत बिक जाएगा। तो यानी इट विल डू ए रोरिंग ट्रेड। तो यदि कोई चीज़ तुरंत बिक जाती हो तो उसको हम बोलते हैं रोरिंग ट्रेड। अब बहुत सारी चीज़ें आती है मार्केट में और तुरंत बिक जाती है। तो मैंने जैसे मोबाइल का बोला, या कोई और जो है जो सॉफ्टवेयर फ्रेंडली हो, उनके लायक कोई चीज़ आती है तो वो तुरंत मार्केट से उठ जाती है। तो इफ समथिंग इज सोल्ड इमीडिएटली, तो उसको हम बोलते हैं डूइंग ए रोरिंग ट्रेड। अब देखिए पढ़ते हैं अंग्रेजी। इफ समवन डज ए रोरिंग ट्रेड इन ए टाइप ऑफ गुड्स दे सेल ए लॉट ऑफ देम। तो सेल्समैन ऑफ अनऑफिशियल सोविनर्स हैव आल्सो बीन डूइंग ए रोरिंग ट्रेड। रोरिंग ट्रेड का मतलब बहुत तगड़ा मार्केट हो और चीजें तुरंत बिक जाती हो, उसको हम बोलते हैं रोरिंग ट्रेड। नेक्स्ट स्लाइड जो है, एज लक वुड हैव इट। एज लक वुड हैव की मतलब चांस की बात है कि मुझे मिल गया, बस इतना सा समझिए, चांस की बात है। एज लक वुड हैव इट, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो चाहे अच्छा नहीं हो, एज लक वुड हैव, जैसा मेरे तकदीर को पसंद था वैसा हुआ। तो मैंने ये एक ओल्ड जो है ना, बहुत पुराने स्टाइल का जो है ना, आपके सामने एक ब्रिज लाया हूँ। तो एज ए लक वुड हैव इट, कि यदि कोई ट्रेन में सोया हुआ सज्जन है वो बाहर देख सके तो बहुत जो है प्रकृति का नज़ारा देख पाएगा। एज ए लक वुड हैव इट, मैं जग गया और मैंने जो है ना इस पुल से मेरी ट्रेन को गुजरते हुआ देखा। तो आई कैन से द लक हैड इट। एज ए लक वुड हैव इट का मतलब है चांस की बात है कि ये मुझे हो गया। तो जिस प्रकार से कहते हैं ना कि लक वुड हैव इट, मुझे रेल की टिकट मिल गई। एज ए लक वुड हैव इट, मैं ट्रेन में बैठ गया। एज ए लक वुड हैव इट, कि मैं पास भी हो गया। तो इस प्रकार की चांस की बात है, अच्छा हो या बुरा हो। तो यूज टू से दैट समथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ गुड और बैड लक। आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द रोड बट एज गुड लक देयर वाज ए गैरेज नियर बाय। देखो चांस की बात है, गैरेज था। आई अराइव्ड ए लिटिल लेट एंड एज लक वुड हैव इट द लास्ट टिकट हैड जस्ट बीन सोल्ड। मैं आ गया, टिकट लास्ट बिक गई, यानी मुझे मिल गई। तो इसका मतलब लक वुड हैव इट का मतलब ये होना था, बस चांस की बात है। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। कीप वंस स्लेट क्लीन, यानी मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगे, मेरी स्लेट बिल्कुल क्लीन हो। आज भी क्लीन, कल भी क्लीन, और मैं नहीं होऊंगा धरती पर तब भी क्लीन हो। कीप वन स्लेट क्लीन, इस पर किसी प्रकार का कुछ भी नहीं लिखा, गलत, पर्टिकुलरली गलत नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैंने जो यह चित्र लगाया है, ये मैंने आदि शंकराचार्य जी का लगाया है, जो 36 साल की 32-33 साल की उम्र में सारे उपनिषदों का, गीता का, और जो है ना कई हिंदू ग्रंथों का जो है ना भाष्य लिख करके इस दुनिया से विदा हुए, बहुत छोटी सी उम्र में। और उनके किसी प्रकार का आज भी उनका दाग नहीं है। और चारों जो भारत के चारों कोनों में उन्होंने 4 जो है तीर्थ स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार के सज्जन जो है उन्होंने अपनी स्लेट को क्लीन रखी। अब आप अपन लोग कह सकते हैं अपन लोग कह सकते हैं कि मैं कोई इम्पेकेबल मेरा रिकॉर्ड हो, मेरा कोई किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया हुआ हो, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो है ना रिकॉर्ड सही रहा है, कोई किसी प्रकार की गलती नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड। ब्लो योर माइंड। ब्लो योर माइंड का मतलब कोई आपको चीज फैसिनेट कर जाए, यानी बियॉन्ड आपके एक्सपेक्टेशन के कोई चीज हो। एक छोटा बच्चा जो हो, मान लो 10 साल का, पूरी गीता, भागवत गीता आपको पढ़ के सुना दे,
एक 25 साल का सज्जन हो पूरी महाभारत का आपको सुना दे, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये कोई 8 साल का बच्चा हो पूरी होली कुरान को पढ़ के सुना दे, यानी कुछ भी ऐसा अप्रत्याशित कर दे, दैट विल ब्लो योर माइंड। यानी वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं दैट विल ब्लो योर माइंड। यानी कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि आप इसको देखोगे तो इट विल ब्लो योर माइंड, क्योंकि ये आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। जैसे टू एक्सट्रीमली इम्प्रेस करना, ओवरवेल्म करना और एक्साइट करना। द शो ऑफ सपोर्ट फॉर फ्रॉम एवरीवन जस्ट blew my hand. I had really low expectation for that movie, but it totally blew my mind. यानी ऐसी मूवी थी, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, परंतु मेरे को इतना अच्छा लगा कि इट हैज ब्लू माई माइंड। नाउ मैं दूसरी एक चीज़ बताना भूल गया था। मैं जो चित्र लगाया था उसमें वो इसलिए लगाया था कि जो समुद्र में जो जितने जीव हैं, यदि वो आप उनकी लिस्ट बनाने लग जाओ, उनका नाम सुनने लग जाओ और उनकी आकृति और उनका जो उनका लाइफ साइकिल है उसको सुनने लग जाओ, आपके कई जीवन व्यतीत हो जाएंगे। और इसलिए दैट विल ब्लो योर माइंड। नाउ कैच सम रेज। अब देखिए क्या होता है कि जो टेम्परेट रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल के बियॉन्ड यानी 23.5 डिग्री से ऊपर, वहाँ जो है ना सन इतना तीव्र नहीं होता है। और आप जानते हैं कि सन जो है ना मनुष्य की बॉडी के लिए या एनिमल्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए ग्रोथ और उनके हेल्थ और जो है ना उनका विटामिन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यदि कोई सज्जन कहे, मान लो पर्टिकुलरली टेम्परेट रीजन वाले कहेंगे कि लेट मी कैच सम रेज, इसका मतलब है लेट मी हैव सम रेज, सन रेज ऑन माई बॉडी सो दैट इट मे फील हेल्दी। और हम मानते भी हैं कि साहब जो है ना विटामिन डी इससे मिलता है और इससे शक्ति भी मिलती है। तो कैच सम रेज का मतलब है कि ये हो। नेक्स्ट जो है, अब आ जाओ, अब देखो कोला सुपर डीप बोरहोल, दुनिया का सबसे गहरा धरती पर यदि पॉइंट बनाया है तो सोवियत रशिया ने 19 साल की खुदाई के बाद 1970 से लेकर के 1989 तक खुदाई की और 9 इंच का होल जो है, आप इट विल ब्लो योर हेड कि यह है 12,289 मीटर जमीन के नीचे खोद दिया और वहाँ का जो टेम्परेचर पहुँचा वो 180 डिग्री तक हो गया। और ये जो है ना कोला सुपर डीप बोर होल, यानी ये मनुष्य का जो आप देखिए मशीनरी की ताकत देखिए, उसका डिस्कवरी इन्वेंशन देखिए कि धरती के अंदर 12 किलोमीटर से ज़्यादा तक नीचे तक आदमी ने खोद दिया। और जहाँ की नीचे फिर ज़्यादा खोदना संभव इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, 180 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया। और उसका जो है लेफ्ट में आप देख रहे हैं ना, उसको अब ढक दिया गया एज ए मेमोरियल। तो ये कोला सुपर डीप बोर होल आप याद रखेंगे। और इसके बाद में जो रशिया ने जो दूसरा होल खोदा है ऑफशोर, उसकी गहराई तो है 12,742 मीटर, जो कि कतर ने भी खोदा था। उसकी जो गहराई थी 12,345 मीटर। अब ये आपको बोली से इतना मैं इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगा, पर आप एक थोड़ा सा इमेजिन करिए कि 12 किलोमीटर से नीचे एक होल 9 इंच तक ऐसी मशीनें हों जो निरंतर खोद सके, ऊपर मशीनरी हो और नीचे बिट जो है वो घूमती रहे और होल करती रहे। ये माइंड बॉगलिंग है, इट विल ब्लो योर माइंड। मैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है, मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहता, परंतु मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत शानदार काम हुआ है। और नाउ अब आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं कि आप कृपया जो है इनको मनन करिए, याद करिए। और अब मैं वीडियो समाप्त